नमस्कार। आप सुन रहे हैं नो यू, जहां हम लाते हैं आपके लिए महान साहित्यकारों की कहानियों की पेशेवर और भावनात्मक प्रस्तुतियां। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्वास, मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कालजयी कहानी जो सत्ता, प्रेम, संघर्ष और आत्म बलिदान की एक अनोखी झलक देती है। तो चलिए शुरू करते हैं विश्वास की यह भावनात्मक यात्रा। उन दिनों मिस जोशी बंबई के सभ्य समाज की राधिका कही जाती थीं। बेशक वह एक छोटी सी कन्या पाठशाला की अध्यापिका थीं, लेकिन उनका ठाट बाट, उनका मान सम्मान शहर की धनाढ्य रानियों तक को शर्मिंदा कर देता था। वह एक भव्य महल में निवास करती थीं, वही महल जो कभी सतारा के महाराज का था। दिन भर वहां शहर के रईसों, राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों का आना जाना लगा रहता था। ऐसा लगता था मानो वह पूरे प्रांत की धन और यश की देवी हों। कोई अगर पद की चाहत में था या किसी को खिताब पाने की हसरत थी, तो वह मिस जोशी की आराधना करता था। सरकारी ठेके, चाहे नमक के हों या शराब, अफीम से लेकर लोहे लकड़ी तक, सब कुछ उनके इशारों पर चलता था। जिस वक्त वो अपनी फिटन में बैठकर सैर पर निकलतीं, तो रईसों की गाड़ियां खुद ब खुद रास्ता छोड़ देती थीं। दुकानदार खड़े होकर उन्हें सलाम करते थे। वो न केवल सुंदर थीं, बल्कि अत्यंत शिक्षित, चतुर और कला प्रेमी भी थीं। उनकी हंसी मन को मोह ले, उनकी बातें जैसे रस की धार। परंतु यह सब उनकी प्रतिष्ठा की सिर्फ बाहरी परछाई थी। उनकी असली ताकत थी गवर्नर मिस्टर जौहरी से उनका संबंध। बिना उनके मिस्टर जौहरी कोई निर्णय नहीं लेते थे। रात के अंधेरे में उनकी मोटर कभी-कभी मिस जोशी के भवन से निकलती दिखाई देती थी। लोग चर्चा करते कि ये प्रेम है या राजनीतिक समझदारी, कोई नहीं जानता। बंबई की व्यवस्थापिका सभा ने जब अनाज पर कर लगाया, तो जनता क्रोधित हो उठी। एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों नागरिक अपनी फरियाद लेकर आए। मिस जोशी के महल के सामने मैदान में लोग इकट्ठा हुए। कुछ व्यवस्था की आलोचना कर रहे थे, कुछ अपनी दयनीय स्थिति पर दुख व्यक्त कर रहे थे। उधर सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े थे। चारों कोनों पर सशस्त्र पुलिस तैनात थी। अधिकारियों के घोड़े लोगों के बीच से दौड़ते हुए निकल रहे थे, मानो वो भी आम जनता को डराना चाहते हों। मिस जोशी के ऊंचे बरामदे में शहर के रईस तमाशा देख रहे थे। मिस्टर जौहरी वहीं आराम कुर्सी पर लेटे हुए उस जनसैलाब को तिरस्कार भरी दृष्टि से देख रहे थे। तभी एक किराए के तांगे में सभा के अध्यक्ष आपटे जी मंच पर पहुंचे। सादे कपड़े, बिना टोपी, बिना जूते, लेकिन चेहरे पर तेज और आत्मबल का एक अनुपम प्रकाश। भीड़ में हलचल मच गई। लोग उन्हें मंच पर ले गए। उन्होंने पहले शांति बनाए रखने की अपील की, फिर देश की राजनीतिक स्थिति पर बोलना शुरू किया। लेकिन जब उनकी दृष्टि मिस जोशी के बरामदे की ओर गई, जहां चाय, बिस्कुट, मेवे, शराब की दावत चल रही थी, तो उनका दिल दहल उठा। और तब पहली बार उनकी वाणी से एक क्रांति की गर्जना निकली। ये कैसी व्यवस्था है कि जनता भूखी मर रही है और सेवक लोग विलासिता में डूबे हैं? हमारी मेहनत से राज कर्मचारी ऐश करे, यह असह्य है। उनकी यह बातें जनमानस के दिल को छू गईं। सभा में क्रांति की लहर दौड़ गई। मिस्टर जौहरी घबरा गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सभा भंग करो, नेताओं को पकड़ो, पर सिर्फ आपटे को। पुलिस ने लाठी चार्ज किया। आपटे को गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों का धैर्य जवाब दे गया, लेकिन उसी समय आपटे की ललकार गूंजी, तुमने अहिंसा का व्रत लिया है। अगर किसी ने उसे तोड़ा तो दोष मेरा होगा। अपने अपने घर जाओ। एक क्षण में सभा समाप्त हो गई। मिस्टर जौहरी ने गर्व से कहा, अब ये जेल में सड़ेगा, मैं इसे अंडमान भिजवाऊंगा। लेकिन मिस जोशी ने कहा, नहीं, इससे बेहतर होगा कि मैं खुद उससे मिलूं। मैं ऐसे प्रमाण खोज निकालूंगी कि वह कभी जनता की सहानुभूति के काबिल न रहे। मिस्टर जौहरी ने हामी भरी, और उसी रात आकाश तारों से सजा था। चैत की ठंडी हवा चल रही थी। पर मिस जोशी को लग रहा था कि आपटे मंच पर खड़े भाषण दे रहे हैं। उनका शांत, सौम्य, करुण चेहरा उनकी आंखों में समाया हुआ था। अगली सुबह मिस जोशी सादा वस्त्रों में, बिना किसी आभूषण के, अपने महल से बाहर निकली। मिस जोशी ने जब आपटे की जुबान से उसकी पूरी सच्चाई सुनी, जेल की सजा, भागने की घटना और अपने नाम को छुपाकर जीवन जीने की कोशिश,
तो उनकी आंखों में जरा भी भय नहीं था, बल्कि उनमें संवेदना थी। तो आप वही हैं दामोदर मोदी, उन्होंने कहा, और अब भी अपने अपराध का पछतावा कर रहे हैं। आप्टे ने सिर झुका लिया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके विश्वास के योग्य नहीं था। तभी उस छोटे बालक की आवाज गूंजती है, हमारे दादा को कोई नहीं पकड़ सकता, हम सिपाही को मार देंगे। मिस जोशी हंस पड़ी। उनकी आंखों में नमी थी, पर इस बार वह दुख की नहीं, करुणा की थी। आपके जैसे व्यक्ति को मैं कैसे दोषी मानूं, उन्होंने कहा। आपने मुझे उस जीवन की झलक दी जहां सच्चाई के लिए कोई अपने पूरे अतीत को सामने रख देता है। और मैं, उनका स्वर टूट गया, मैं तो उस विलासिता के जाल में फंसी हुई हूं जहां हर दिन आत्मा घुटती है। आपने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है, क्या मैं उसके योग्य हूं? आप्टे ने कहा, यदि आप इस परिस्थिति को छोड़ना चाहती हैं तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपको कड़वी से कड़वी दवा भी पीनी होगी और मैं वह वैद्य बनूंगा। मिस जोशी की आंखों में उम्मीद की झलक थी। आप कल मेरे घर आएंगे ना? मैं अवश्य आऊंगा, आप्टे बोले। और उस क्षण, जैसे मिस जोशी के पांव जमीन पर नहीं थे, वो बालक को गोद में उठाकर बाहर निकली, एक नए जीवन की ओर। अगले दिन मिस जोशी ने एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया। सबको निमंत्रण भेजा। शहर के बड़े बड़े अधिकारी, व्यापारी, अखबार के संपादक सभी मौजूद थे। मिस जोशी ने आज अपने सबसे सुंदर वस्त्र पहने थे, जैसे कोई रानी अपने दरबार में उतरी हो। घर में संगीत, सुगंध और रोशनी की छटा थी। और तभी आप्टे भवन में दाखिल हुए लोहार के बालक का हाथ थामे। आज वह किसी नवाब की तरह लग रहे थे, गरिमामय, आत्मविश्वासी और सौम्य। एसएफएक्स लोगों की सराहना, बातचीत की हल्की गूंज। लोग उन्हें पहले जिस नजर से देखते थे, अब वह नजर बदल गई थी। पहले उपहास, अब ईर्ष्या, और फिर सराहना। आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? किसी ने पूछा। आप्टे मुस्कुराए। अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता तो आज शिक्षा विभाग में होता। लेकिन इस सामाजिक समारोह की चकाचौंध के बीच अचानक मिस जोशी अपने कमरे में गईं, और जब लौटीं तो सभी चकित रह गए। उन्होंने अपने सारे आभूषण, रेशमी वस्त्र त्याग दिए थे। अब वह एक सादी, सफेद साड़ी में थीं, जैसे उन्होंने सांसारिक बंधनों को त्याग दिया हो। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था। लोग हैरान थे, ये क्या हुआ? मिस्टर जौहरी बगले झांकने लगे। उन्हें लगा जैसे कोई योजना विफल हो गई, लेकिन यह कोई योजना नहीं थी। यह था विश्वास का पुनर्जन्म। अब मिस जोशी को अपनी पहचान मिल गई थी, एक ऐसा जीवन जो उन्होंने स्वयं चुना, स्वतंत्र, सशक्त और सच्चा। और इस परिवर्तन का कारण था एक आदमी जिसने बिना कोई दावा किए, बिना कोई शर्त रखे, सिर्फ विश्वास किया। यही थी प्रेमचंद की कहानी। विश्वास, एक ऐसा विश्वास जो आत्मा को छू जाए और जीवन की दिशा ही बदल दे।